हेलो एवरीवन। हाँ भाई, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड वेल। देखिए, आज की छोटी सी वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि जो रीटमेंस लेवल 2 साइंस मैथ का जो एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी के महीने में, उसमें जो पिछले वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आधार पर अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए, अपन बात कर रहे हैं साइंस रिगार्डिंग, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, 1 मिनट। देखिए, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार जो पेपर हुआ था मेंस का, उसमें कि श्वेताणु यानी मतलब WBC की बात कर रहा है, जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होता है। बड़ा केंद्रक होता है और भक्षणकारी होता है, वो कौन सा था? इयोसिनोफिल्स, एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट, बेसोफिल्स या लसीकाणु। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? मोनोसाइट होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ऐसे ही ना बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में से बन जाते हैं, अपन उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये आपका ब्लड है ना, इसका कंपोजिशन दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं तीन होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC को एरिथ्रोसाइट या रक्ताणु भी कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट या श्वेताणु भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट, बिंबाणु या पट्टिकाणु भी कहते हैं। देखो, एरिथ्रो का मतलब होता है लाल, और RBC कैसे कलर की होती है? लाल कलर की होती है, इसलिए एरिथ्रोसाइट बोल देते हैं। WBC वाइट कलर की होती है, और वाइट को साइंस में बोला जाता है ल्यूको। क्या बोला जाता है? ल्यूको। तो नाम हो गया ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो ये एक कंपोजिशन होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, वो WBC से रिगार्डिंग पूछा गया था, तो इसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, WBC श्वेत रंग की केंद्रक युक्त कणिका होती है, केंद्रक पाया जाता है, और एक स्वस्थ मनुष्य में WBC की संख्या लगभग 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब रक्त होती है, यानी इतने रक्त में इतनी होती है। ठीक है, आगे WBC के कोशिका द्रव में कणिकाओं की उपस्थिति के आधार पर ये दो प्रकार की होती है, या तो कणिका होगी या नहीं होगी। होगी तो क्या बोलेंगे? कणिका में WBC, और नहीं होगी तो क्या बोलेंगे? अकणिका में WBC। सबसे पहले बात करते हैं कणिका में WBC की। देखिए, इनके कोशिका द्रव में विशेष प्रकार की कणिकाएं पाई जाएगी। अब ये भी अभिरंजन के आधार पर तीन प्रकार की होती है। अभिरंजन का मतलब है कोई कलर डालेंगे तो कैसा कलर होगा, ठीक, उस आधार पर एक तरीके से यूं समझ सकते हैं। तीन प्रकार की होगी, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, जिन्हें हम इओसिनोफिल्स भी कहते हैं। देखो, न्यूट्रो यानी न्यूट्रल, यानी कोई भी कलर डाल दो उनमें कलर नहीं आएगा। बेसो को, बेस का मतलब होता है क्षार, यानी जो भी क्षारीय अभिरंजक होंगे उनसे इनमें कलर आएगा। एसिड मतलब होता है अम्ल, यानी जो अम्लीय अभिरंजक होते हैं उनसे कलर आएगा। तो पहला है न्यूट्रोफिल्स, ये किसी भी अभिरंजक द्वारा अभिरंजित नहीं होती है। भाई, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल, उदासीन, कोई कलर नहीं आएगा। ठीक है, ये सर्वाधिक मात्रा में, इंपॉर्टेंट लाइन, ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC होती है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स, और ये भक्षकाणुओं के समान कार्य करती है। मतलब कोई एंटीजन आएगा तो उसे खाएगी, नष्ट करेगी। ठीक है, आगे देखो, इनका केंद्रक 2 से 7 पिंडों में बटा होता है। किसका? न्यूट्रोफिल्स का। बात करते हैं बेसोफिल्स। बेस का मतलब क्षार, तो ये क्षारीय अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित होती है। ये सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली WBC होती है, ध्यान रखना, सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली WBC होती है। एलर्जी के समय बेसोफिल्स की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, और ये दो प्रकार के केमिकल रिलीज करती है, हिपेरिन व हिस्टामिन। हिपेरिन व हिस्टामिन का स्रावन करती है। इनका जो केंद्रक होता है, इनका जो केंद्रक होगा वो कितने पिंडों बटा होगा? वो 3 पिंडों में बटा होता है। ठीक है, आगे देखो, एसिडोफिल्स की बात कर लेते हैं। तो एसिड मीन्स अम्ल, तो ये अम्लीय अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित होते हैं। परजीवी संक्रमण, जब किसी का परजीवी संक्रमण हो जाएगा, कोई पैरासाइट इन्फेक्शन हो जाएगा, उस समय इनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है। ठीक है, यानी वो उनसे अपनी रक्षा करती है, और इनका केंद्रक 2 पिंडों में बटा होता है। आगे देखो, एक कणिका में, ये कणिका में हो गई न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, और बेसोफिल्स सबसे कम संख्या में पाई जाती है। एक कणिका में की बात करते हैं तो इनके कोशिका द्रव में कणिकाएं नहीं पाई जाएगी।
आगे ए लग रहा है ना तो अनुपस्थित होगी। ये दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। इस मोनोसाइट में से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, मोनोसाइट यानी एक केंद्रक अणु। देखो ये सबसे बड़े आकार की WBC होती है, सबसे बड़े आकार की WBC मोनोसाइट होती है तथा बक्सकाणु के समान कार्य करती है, यानी कोई भी जब एंटीजन आएगा तो उसे नष्ट करेगी, खाएगी। लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो ये सबसे छोटे आकार की WBC होती है और ये प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, सबसे ज़्यादा संख्या में न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम संख्या में बेसोफिल्स, सबसे बड़े आकार की मोनोसाइट, सबसे छोटे आकार की लिम्फोसाइट। अभी लिम्फोसाइट जो होती है ना, इसका निर्माण कहाँ होगा और इसका परिपक्वन कहाँ होगा, यानी मैच्योर कहाँ पे होगी, इस आधार पर ये दो प्रकार की होती है। यानी उत्पत्ति और परिपक्वन के आधार पर जो लिम्फोसाइट है, जिसे हम लसीकाणु भी कहते हैं, दो प्रकार की है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट, इनका निर्माण भी, बी को मतलब होता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा, इनका निर्माण भी बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होगा और ये मैच्योर परिपक्वन भी इनका कहाँ पे होगा, बोन मैरो में ही होगा, अस्थि मज्जा में ही होगा। जबकि जो टी लिम्फोसाइट है, इनका निर्माण, इनकी उत्पत्ति बोन मैरो में होगी, लेकिन इनका जो मैच्योर है, ये जो परिपक्वन होगी, वो थाइमस ग्रंथि में होगा। तो बी लिम्फोसाइट, इनकी उत्पत्ति और परिपक्वन अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। टी लिम्फोसाइट, इनकी उत्पत्ति तो अस्थि मज्जा में होगी, लेकिन परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। ठीक है, और देखो हमें बीमारियों से ज़्यादातर ये बचाता है टी लिम्फोसाइट, इसलिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, तो थाइमस ग्रंथि का आकार कम होता जाता है। थाइमस ग्रंथि का आकार कम होता जाएगा तो हमें बीमारियां जल्दी होगी, उसका रीज़न ये है। ठीक है भाई, तो 3-4 मेजर पॉइंट यहाँ पर आए हैं कि सबसे बड़ी WBC कौन है, सबसे छोटी कौन है, सबसे अधिक संख्या में कौन सी होती है, सबसे कम संख्या में कौन सी होती है, परजीवी के समय किसकी संख्या में वृद्धि होगी, है ना, परजीवी संक्रमण, एलर्जी के समय किसका होगा, हिपेरिन हिस्टामिन कौन निकालेगा, बक्सकाणु के समान कौन काम करती है। तो ये मेजर पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। ठीक है, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। ठीक है, और वीडियो को अधिकतम शेयर करना है। ये एक क्वेश्चन के आधार पर ये डिटेल हमने निकाली है। आगे अगले वीडियो में जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उस आधार पर क्या क्या क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बनती है, वो वीडियो आप तक पहुँचेगा। ठीक है, तो वीडियो को अधिकतम लाइक करना है। थैंक यू।